बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो अब तक हमने जो डिस्कस किया है वो नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट, इनके सबसेट्स भी हमने डिस्कस किए हैं। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में बात की रैशनल नंबर्स के हवाले से। रैशनल नंबर से मुतालिक कुछ और चीज़ें भी हैं, वो हम एक्सरसाइज 1 स्टार्ट होने से पहले सीख लेंगे। अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब हम इंसानों ने रैशनल नंबर्स ईजाद किए तो हमने ये समझा कि मैथमेटिक्स की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है, तो आंसर हमेशा एक रैशनल नंबर ही होगा। यानी हमने तमाम नंबर्स ईजाद कर लिए हैं, अब मज़ीद कोई नंबर ईजाद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम लिखता हूँ, 3 × 2, इसका जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। हम जानते हैं इंटीजर्स, रैशनल नंबर में इंटीजर मौजूद होता है। तो यानी हमने तमाम नंबर्स ईजाद कर लिए हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन यही मिलेगा। आप चाहे प्लस करें, मल्टीप्लाई करें, माइनस करें, डिवाइड करें, कुछ भी काम कर लें, हर चीज़ का सॉल्यूशन रैशनल नंबर में आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बड़ी जीनियन प्रॉब्लम हम पिछले 7-8 हज़ार साल पहले से जानते थे, वो ये थी √2। हो सकता है अभी आपको ये बड़ी अजीब सी शक्ल दिख रही हो, इससे पहले आपने क्लासेस में ना पढ़ा हो, कोई मसला नहीं है, मैं इसका प्रूफ करवाऊंगा और इसमें आप देखेंगे कि इसका कोई सॉल्यूशन रैशनल नंबर में मौजूद नहीं है। तो इस बुनियाद पर हम इर्रेशनल नंबर बनाएंगे। तो अगर इसका सॉल्यूशन होता तो रैशनल नंबर में मिल जाता हमें, अगर सारे के सारे नंबर ईजाद हो गए रैशनल नंबर्स तो। अच्छा, ये प्रॉब्लम आई कहाँ से? क्योंकि हम ट्रायंगल वगैरह पे तो हज़ारों सालों से काम कर रहे हैं। अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी बेस और परपेंडिकुलर हम 1 1 ले लेते हैं, तो हम जानते हैं कि उसकी जो हाइपोटेनस की लंबाई है वो √2 आती है। और ये हम जानते हैं कि इन दो नंबर्स को पिछले 4-5 हज़ार साल पहले से कि इस √2 को हम दो इंटीजर्स के डिवीजन में नहीं लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको इसका प्रूफ दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सेट बना के यहाँ दे देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि इर्रेशनल नंबर्स को हमने सेट किस तरह बनाया है। नाम वही है, क्यू से रिप्रेजेंट किया है, क्यू के ऊपर एक छोटा सा प्राइम लगा दिया है हमने, यानी इर्रेशनल कहलाएगा। अगर इसकी रेसिपी पे आप गौर करें तो यहाँ पर ये लिखा है कि वो तमाम नंबर्स एक्स, वो तमाम नंबर्स जो दो इंटीजर्स के डिवीजन में नहीं लिखे जा सकते, नॉट इक्वल। और रैशनल की क्या रेसिपी है? जो दो इंटीजर्स के डिवीजन में लिखे जा सकते हैं। यहाँ वो नंबर्स आ गए जो दो इंटीजर्स के डिवीजन में लिखे जा सकते हैं, और यहाँ वो दो नंबर्स आ गए जो दो इंटीजर्स के डिवीजन में नहीं लिखे जा सकते। यानी रैशनल नंबर्स का सेट और इर्रेशनल नंबर्स का सेट, दोनों में अलहदा-अलहदा नंबर आएंगे, दोनों में एक दूसरे के कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। जो लिखे जा सकते हैं उसको हम रैशनल में लिख देंगे, जो नहीं लिखे जा सकते दो इंटीजर्स के डिवीजन में उसको हम इर्रेशनल में डाल देंगे। तो ये दोनों अलहदा-अलहदा सेट हैं, डिस्टिंक्ट सेट्स हैं। तो अब मैं आपको आगे प्रूफ दूंगा कि ये जो भी बात लिखी है उस अंदाज में जिसमें आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन रैशनल में एग्जिस्ट नहीं करता। पहले यहाँ पर हम कुछ इर्रेशनल नंबर्स देख लेते हैं जो हम पहले से जानते हैं कि ये रैशनल नंबर्स हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहला इर्रेशनल नंबर हमने जो वजूद में आया वो √2 ही था, उसके अलावा पाई है और ये ऑयलर कांस्टेंट है। ये तो हम जानते ही जानते हैं रैशनल नंबर्स। पाई के हवाले से थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं कि मैं इसको रैशनल नंबर क्यों कह रहा हूँ, जबकि अगर आप इसका फार्मूला देखें, इसकी रेसिपी देखें, तो ये दो चीज़ों के डिवीजन में लिखा है, यानी ऊपर एक नंबर होगा, नीचे डिवाइड में एक नंबर होगा। तो जब दो नंबर्स की डिवीजन में कोई नंबर लिखा जा सकता है तो वो रैशनल होना चाहिए, यही तो रैशनल की डेफिनेशन है। लेकिन इसमें एक बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है। असल में पाई का जो वजूद आया है वो सर्किल से आया है। सर्किल में कुछ चीज़ें हम लंबाई के एतबार से मेजर करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर इसको हम कहते हैं, जो मैंने अभी लकीर बनाई है, इसकी लंबाई मेजर करना चाहूँ तो इसको सरकमफेरेंस कहेंगे। और सर्किल के सेंटर से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से तो इसको डायमीटर कहेंगे। तो ऊपर आप नोमिनेटर में सरकमफेरेंस की लंबाई रख दें और नीचे आप डिनोमिनेटर में डायमीटर की लंबाई रख दें। तो इस तरह तो ये एक रैशनल नंबर बन रहा है। फिर मैंने इसको इर्रेशनल में क्यों डाला है, उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। वो ये है कि जब भी आप कोई सर्किल बनाते हैं इस तरह जिसमें आप सरकमफेरेंस को फिक्स कर देते हैं, मान लें मैंने 6 मीटर की डोरी से एक सर्किल बना दिया, तो ऊपर मैंने 6 लिखा। अब मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी लंबाई होगी डायमीटर की, यानी एक चीज़ मैंने फिक्स कर दी, अब ऑब्वियस है उसके मुताबिक मुझे डायमीटर मेजर करना होगा। तो जब आप डायमीटर मेजर करने जाएंगे कि ये कितनी लंबाई है, तो आप इधर जूम इन करते रहेंगे, जैसे 3 तो ये आ ही जाएगा मिसाल के तौर पर। फिर आप मज़ीद जूम इन करेंगे, देखेंगे पॉइंट्स में कितने नंबर हैं,
पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है उसमें कितने नंबर हैं वो भी नंबर आ जाएगा। फिर मज़ीद आपको जूम इन करना पड़ेगा, मज़ीद जूम इन करना पड़ेगा, मज़ीद जूम इन करना पड़ेगा, और ये कभी एंड नहीं होगा। यानी एक्यूरेटली कभी भी आप डायमीटर को मेजर नहीं कर पाएंगे, ये कभी भी एक्यूरेटली मेजर नहीं होगा। अगर सरकमफेरेंस फिक्स कर देंगे आप तो डायमीटर कभी एक्यूरेटली मेजर नहीं होगा, या मेजरमेंट की प्रॉब्लम है। इसी तरह से अगर मैं डायमीटर फिक्स कर दूंगा, जैसे डायमीटर मैंने 3 ले लिया, तो सरकमफेरेंस कभी भी एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे। आप उसको जूम इन करते रहेंगे, आप स्केल लेके जाएं। आपने मिसाल के तौर पे यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आपने लंबाई मेजर की, ये 1 आ गई, फिर यहाँ तक लंबाई मेजर की, ये 2 मीटर आ गई, यहाँ तक 3 मीटर आ गई। अब ये हिस्सा बाकी रह गया, इसको मेजर करना है, तो छोटा स्केल लेके आपने फिर मेजर किया, तो पॉइंट के बाद का डिजिट आ गया, फिर ये रह गया, फिर मज़ीद इस तरह से आप इसको मेजर करते रहेंगे। ये कभी आप एक्यूरेटली मेजर ही नहीं कर पाएंगे। अब अगर इस बात पे आप गौर करें कि यहाँ पे मेजरमेंट की प्रॉब्लम है और कभी भी एक्यूरेटली ये मेजर होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर अगर सरकमफेरेंस एक्यूरेटली मेजर नहीं हो रहा तो नोमिनेटर के अंदर एक इनफाइनाइट नंबर आ गया, यानी 3 पॉइंट, यानी कि 5.21। इसको अगर मैं फिक्स कर देता हूँ 3216, ये मैं एक रैंडम नंबर लिख रहा हूँ, 6 7। आप आगे मज़ीद जूम इन करते जा रहे हैं और चेक करते जा रहे हैं कि क्या है, कहाँ पे ये जाके एंड होगा। जब ये कभी एंड ही नहीं होगा नंबर, तो किसी भी इनफाइनाइट नंबर से जब आप किसी इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर इनफाइनाइट ही आना है। तो इसलिए इस बुनियाद पर हम इसको कहते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है, और यही प्रॉपर्टी है इरेशनल की कि वो कभी भी 2 इंटीजर्स के डिवीजन में नहीं लिखा जा सकता। इसके अलावा जो ये है ऑयलर कांस्टेंट, ये अभी फ़िलहाल आपकी क्लास से मुतालिक नहीं है, लेकिन ये कुछ नॉन इरेशनल नंबर्स लिखे हुए हैं, आपकी एक्सरसाइज में भी आने वाले हैं, जिसकी वजह से मैंने अभी इसको यहाँ डिस्कस किया है। अब हम देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो क्यों कोई रैशनल नंबर नहीं है, और हम इस अंदाज में सीखते हैं कि जो चीज़ें अभी आपको फ़िलहाल पता हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम रखता हूँ, जैसे मैं ये नंबर लिखा हुआ है 4, और मैं जानना चाहता हूँ, मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि इस 4 को कौन से 2 एक जैसे नंबर के मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है। 2 वो नंबर है जिसको मैं 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 4 बन जाएगा, तो आंसर मुझे मिल गया 2। अच्छा, इसी तरह मैं अगर नेक्स्ट नंबर लिख दूँ 9, और मैं वही सेम क्वेश्चन जानना चाहूँ कौन से 2 एक जैसे नंबर्स के मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है, तो वो नंबर 3 है, 3 टाइम्स 3 9 बन जाएगा। तो इसी तरह ये सेम प्रॉब्लम आप देख सकते हैं 16, 15, 36 के लिए। तो यहाँ मैंने जो नंबर सेलेक्ट किए हैं 4, 9, 16, 25, और मैं ये वाला सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको नंबर 2 दिया और मैं ये जानना चाहता हूँ कौन से 2 एक जैसे नंबर के मल्टीप्लाई पे 2 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो भी बात इक्वल की लेफ़्ट साइड पर लिखी हुई है और राइट साइड पे लिखी हुई है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ लेफ़्ट पे जो चीज़ मुझे मालूम करनी है, और 2 को राइट साइड पे लिख देता हूँ। हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगा के इसको इस तरह से लिख दिया है। अच्छा, नेक्स्ट मैं इसको x लिखने के बजाय, दोनों जगह मैंने x किस लिए इस्तेमाल किया है ये बात भी आपने जहन में रखनी है, इसलिए कि अगर मैंने एक जगह पर उस नंबर को जो कि मुझे अभी पता नहीं है कौन सा नंबर है, मैंने x लिख दिया, ऑब्वियस है कि अगला नंबर भी x ही होना चाहिए। अगर मैं इधर x और इधर y कर देता तो इसका मतलब कि ये दोनों नंबर अलग अलग वेरिएबल इस्तेमाल करने का मकसद है कि एक नंबर अलग और दूसरा अलग हो सकता है, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि दोनों नंबर सेम होने चाहिए, इसलिए मैंने सेम वेरिएबल इस्तेमाल किया है। अब ये जो x है ये एक रैशनल नंबर है, और ऑब्वियस है कि इसका जो भी सॉल्यूशन हो, चाहे इंटीजर हो चाहे फ्रैक्शन में हो, जो भी हो, तो वो ये x की शक्ल में आ जाएगा। तो इट इज़ गुड कि इस रैशनल नंबर को मैं 2 इंटीजर्स के डिवीजन में लिख दूँ। तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ मैंने p डिवाइड q लिख दिया है। पहले x की जगह भी p डिवाइड q, मल्टीप्लाई था बीच में, और दूसरे x की जगह भी p डिवाइड q, और इक्वल लिख दिया 2 के। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम जानते हैं जो हमने लास्ट रैशनल नंबर में डिस्कस की थी कि मुख्तलिफ रैशनल नंबर्स बराबर हो सकते हैं। और क्या प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती थी, मुख्तलिफ रैशनल नंबर्स जब बराबर होते हैं तो उनमें कॉमन फैक्टर होता है। अब इससे क्या मकसद है, मिसाल के तौर पे अगर आप 3 डिवाइड 4 को देखें, ये लोएस्ट फॉर्म में है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है इन दोनों के दरमियान जो आपस में कट सके मज़ीद, वरना ये डेसिमल में चले जाएगा। तो मैं इसी शक्ल में रखना चाहता हूँ।
इसी के बराबर एक दूसरा नंबर है 6/8। इसको मैं तोड़ सकता हूँ 6 को 2 टाइम्स 3 में, और 8 को मैं तोड़ सकता हूँ 2 टाइम्स 4 में। तो अगर आप गौर करें तो नोमिनेटर में भी 2 आ गया, कॉमन फैक्टर हो गया, और डिनोमिनेटर में भी 2 आ गया। तो दोनों जगह कॉमन फैक्टर है जो कि कट जाएगा, वापस ये 3/4 बन जाएगा। अगर आप 9/12 को देखेंगे इधर, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स 3, 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स 4। तो यहाँ जो कॉमन फैक्टर आया है वो 3 आया है, जिसको हम HCF भी कहते हैं। जब भी आप HCF से डिवाइड करेंगे तो लोएस्ट फॉर्म में पहुँच जाएगा नंबर, और जब भी ये लोएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो इसका जो HCF होगा वो 1 होगा, और इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में को प्राइम्स कहलाएंगे, यानी 1 के अलावा कोई और इनका ऐसा फैक्टर नहीं है जो इन दोनों को काट सके। अब ये मैंने क्यों बात की, इसलिए कि देखें जिस टाइम मैंने P और Q सेलेक्ट किए हैं, हो सकता है कि कोई और रैशनल नंबर हो, ऐसा रैशनल नंबर हो P और Q जो कि लोएस्ट फॉर्म में आ सकता हो। तो समझ लें मैंने P और Q सेलेक्ट इस तरह किए हैं कि जब जो भी कॉमन फैक्टर था वो हमने पहले ही बाहर निकाल लिया और उसको काट लिया है ऑलरेडी। इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में, ये हम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में, ठीक है। P और Q तो हमने अपने हिसाब से सेलेक्ट किए हैं। अगर ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं होगा तो हमने पहले ही कॉमन फैक्टर काट के इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख दिया हुआ है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि ऊपर अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो P मल्टीप्लाई बाय P, इसको हम एक सिंगल डिवीजन में लिख सकते हैं, डिवाइड में भी Q मल्टीप्लाई Q करके और एक सिंगल डिवीजन बना देते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जब हम फ्रैक्शन पे काम कर रहे थे कि एक सिंगल डिवीजन को 2 हिस्सों में भी तोड़ सकते हैं और 2 हिस्सों को एक सिंगल डिवीजन में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने लगा हूँ कि इक्वल की दोनों तरफ मैं Q मल्टीप्लाई Q कर देता हूँ। यहाँ भी Q मल्टीप्लाई Q कर दिया, इक्वल की दूसरी जानिब भी Q मल्टीप्लाई Q कर दिया। जो काम हम इक्वल की एक साइड करते हैं वो दूसरी साइड भी करते हैं, सेम काम। तो इस इक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी मेरे रिजल्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये दोनों Q's कट जाएंगे, सिर्फ रह जाएगा P टाइम्स P बराबर रह जाएगा 2 टाइम्स Q टाइम्स Q। तो इस तरह से मैंने लिख दिया है। अब अगर इस फॉर्मेट पे आप गौर करें, हम P और Q तलाश करना चाहते हैं कि वो कौन से 2 इंटीजर्स हैं जिसके डिवीजन पे ये 2 हमें मिल जाएगा। उसके लिए हमें ये इक्वेशन मिली है। अब इक्वल की 2 साइड्स हैं, फिर से आप गौर करेंगे, एक ये साइड है और एक ये साइड है। अगर मैं इक्वल की ये साइड देखता हूँ, इसका कोई हल निकालता हूँ, तो ऑब्वियस है कि वो चीज़ बराबर है, यहाँ लिखा हुआ इक्वल है, ये पूरी चीज़ बराबर है P मल्टीप्लाई बाय P के। अब ये पूरी चीज़ को आपने देखना है, जब मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा तो वो P मल्टीप्लाई P के बराबर ऐसे सोचना है आपने, क्योंकि लिखा भी ये बराबर है। लेकिन इसको अगर मैं 2 हिस्सों में देखूं, 2 मल्टीप्लाई बाय Q टाइम्स Q, इन 2 हिस्सों में मैंने तोड़ दिया, एक 2 में और एक Q टाइम्स Q में, पूरे को एक साथ देख रहा हूँ। Q मल्टीप्लाई बाय Q, ऑब्वियस है Q कोई भी नंबर है तो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक सिंगल आंसर ही होता है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, 6 एक सिंगल आंसर आ जाता है। तो ये जो भी आंसर है Q मल्टीप्लाई बाय Q, लेकिन जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा even आएगा। आप 2 का टेबल पढ़ के देख लें, साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा हो 2 के टेबल से, जो आंसर आएगा 2 के टेबल में, यानी 2 3 ज़ा जो ये 6 आएगा, वो 6 को मैं आंसर कह रहा हूँ, वो हमेशा even होगा। इस 2 की वजह से जो P मल्टीप्लाई बाय P है वो असल में even बन रहा है। यानी जब हम इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं तो वो एक आंसर even आएगा जो कि P मल्टीप्लाई बाय P का है। इसकी मैं आपके सामने रेसिपी रख देता हूँ। इवन और ऑड कब आते हैं आंसर्स, यहाँ पे ये आंसर लिखा हुआ है, इसको समझना है, और यहाँ पे जो 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इवन 2 तरह से आ सकता है। अब मुझे ये बात समझ आ गई 2 की वजह से कि P मल्टीप्लाई बाय P का आंसर असल में इवन होगा। अब इवन 2 तरह से यहाँ पे मौजूद है, या तो दोनों नंबर्स इवन मल्टीप्लाई होंगे तब इवन आएगा, या दोनों में से कोई एक नंबर इवन होगा तब भी इवन आ जाएगा। लेकिन जब दोनों ऑड होंगे तो आंसर ऑड आएगा। तो इवन की ये 2 सिचुएशंस आ गई हैं हमारे सामने कि इवन कब आ सकता है। अब इन दोनों का मल्टीपल इवन है, तो इस सिचुएशन में से क्या ये इवन आएगा, इसको मैं आंसर के तौर पर ले रहा हूँ या इसको मैं आंसर के तौर पर ले रहा हूँ, क्योंकि अभी P का मुझे नहीं पता। मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या P इवन है या नहीं है। अभी मुझे इतना पता है कि P मल्टीप्लाई बाय P इवन है, यानी 2 एक जैसे नंबर का मल्टीपल इवन है, क्योंकि दोनों जगह P लिखा हुआ है।
ऑब्वियस है कि अगर आप नीचे वाली सिचुएशन देखेंगे तो एक नंबर इवन लिखा हुआ है और एक नंबर ऑड लिखा हुआ है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ पी लिखा है उसको मैं इवन मान रहा हूँ तो अगला भी तो पी ही है, वो भी तो इवन ही होगा। अगर पी ऑड होगा तो अगला भी ऑड ही होगा, आगे भी पी लिखा है लेकिन उसका आंसर ऑड होगा, ये मुझे चाहिए ही नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इस हिसाब से मेरे पास जो वाहिद सिचुएशन बचती है वो ये वाली बचती है कि p मल्टीप्लाई बाई पी इवन है। ये सिर्फ और सिर्फ भाई जब मुमकिन है जब दोनों नंबर्स इवन होंगे, क्योंकि दोनों नंबर्स एक ही नंबर्स हैं। ये भी वही नंबर है, अगर ये इवन है तो अगला भी वही सेम नंबर है, वो भी इवन ही होगा। तो इससे मैंने ये नतीजा निकाल लिया कि p इवन होगा। अगर कोई भी नंबर इवन होता है तो उसको हम 2 मल्टीप्लाई बाय सम नंबर लिख सकते हैं। हम जानते हैं इवन नंबर्स का, जब मैं आपको सेट बता रहा था तो डेफिनेशन के एतबार से वो सेट बनाया था वो इंटीजर्स जिनका डिवाइजर 2 हो, तो यानी तमाम इवन नंबर्स 2 के मल्टीपल में लिखे जा सकते हैं। अब मैंने p को लिख दिया है 2 मल्टीप्लाई बाय k, क्योंकि p इवन है। अब क्योंकि मुझे p पता नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय k लिखा है विद सम नंबर। क्यों ऐसा लिखा है? अगर मुझे पता लग जाए कि p 6 है तो यहाँ मैं फ़ौरन से लिख दूंगा k 3 हो जाएगा। अगर मुझे पता लग जाए कि 8 है p तो यहाँ हम k लिख देंगे। अभी तो हमें पता ही नहीं है कि p कौन सा है, लेकिन इतना पता है कि इवन है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय सम अदर नंबर लिख दिया k। अब ये चीज़ क्योंकि p बराबर है 2 टाइम्स k के, तो जहाँ p लिखा है वहाँ p लिख देंगे, 2 टाइम्स k लिख दें, एक ही बात है। तो जहाँ जहाँ p लिखा है वहाँ हम 2 टाइम्स k लिख देंगे, यहाँ भी 2 टाइम्स k लिख देंगे, यहाँ भी p लिखा है 2 टाइम्स k आ जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इक्वल की दोनों तरफ 1 डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो काम एक तरफ करते हैं इक्वल की दोनों तरफ करते हैं। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा और ये चीज़ हमारे पास रह जाएगी। 2 को हम पहले लिख देंगे, ये जो बाकी बचा हुआ 2 है, और यहाँ रह जाएगा q टाइम्स q। तो इस तरह से एक एक 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। जो एक 2 बचा है लेफ़्ट साइड पर उसको हम स्टार्ट में लिख देंगे, और इसी चीज़ को जो q टाइम्स q राइट साइड पे लिखा है इसको यहाँ लिख दूंगा इक्वल की, और इस वाली बात को इक्वल की इधर लिख देंगे हम। बात एक ही है ताकि मुझे मेरा आंसर लेफ़्ट साइड पे नज़र आ जाए। तो q टाइम्स q बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स k टाइम्स k। अगर आप इस लम्हे गौर करें तो वही सेम सिचुएशन आ गई जो यहाँ पर थी कि q टाइम्स q बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय सम नंबर। तो ऑब्वियस है कि q टाइम्स q इवन होगा, और वही सेम नतीजा कि q भी इवन होगा जब भी ये q टाइम्स q इवन है। अब यहाँ पर हम क्योंकि p डिवाइड q जानना चाह रहे थे और हमने देखा कि p भी इवन है और q भी इवन है। यहाँ से हमने देख लिया p इवन है q इवन है। इस रिजल्ट से हम इस नतीजे पे पहुँचे। अगर दोनों इवन हैं तो ऑब्वियस है कि इवन डिवाइडेड बाय इवन लाजमी 2 तो दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर होगा ही होगा। मल्टीप्लाई बाय 2 तो आएगा ही आएगा दोनों के अंदर, बाकी भले उसके अलावा कुछ भी बचे। अब ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, यहाँ पे एक मसला पैदा हो जाता है, बहुत ही जीनियन मसला पैदा हो जाता है। उसकी वजह मैं आपको अभी बताता हूँ। देखें, हम अपनी अजम्पशन क्या लेके चले थे। ये हमारी अजम्पशन थी पहले से कि p और q को हम लोएस्ट फॉर्म में लेके चले थे। पहले ही जो भी कॉमन फैक्टर था हमने काट दिया था। ये तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर्स की कि आप कॉमन फैक्टर्स काट सकते हैं। तो हमने पहले ही अजम्पशन में लोएस्ट फॉर्म में ले लिया था। ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर्स की। तो जो हमारा रिजल्ट आया है जिसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो दोनों में से कोई एक बात हो सकती है कि या तो लोएस्ट फॉर्म में ले लिया, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, या ये सही हो सकता है जो कि p भी इवन और q भी इवन है, दोनों को डिवाइड करने पे कॉमन फैक्टर आएगा। या कॉमन फैक्टर है या कॉमन फैक्टर नहीं है, एक वक्त में एक बात हो सकती है। अब दोनों में से कौन सा सही है? ये हमारी अजम्पशन ठीक है या ये बात ठीक है? तो ऑब्वियस है कि हमारी अजम्पशन ही ठीक होगी, क्योंकि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की, और हमारा रिजल्ट गलत है। इट मीन्स कि हम इसको सॉल्व करने गए और हम एक गलत नतीजे पे पहुंच गए जो कि मुमकिन ही नहीं है रैशनल नंबर के अंदर। अगर मुमकिन होता तो हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन, कोई तजाद नहीं आता। इस बुनियाद पे हम कहते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता रैशनल नंबर के अंदर। यानी कोई ऐसा नंबर नहीं है जिन दो नंबर्स के मल्टीप्लाई में हम 2 को लिख सकें, दो सेम नंबर्स के मल्टीप्लाई में 2 को मेंशन कर सकें। अब इसी तरह से क्विकली हम देख लेते हैं 3 के बारे में क्या कमेंट्स होते हैं। अब मैंने 3 लिख लिया, वही सेम चीज़ें हैं।
कि 2 के बजाय हम 3 के दो एक जैसे नंबर मल्टीपल में देखना चाह रहे हैं। वही सेम इक्वेशन रीअरेंज की। तो यहाँ पर इस लम्हे आप इस स्टेटमेंट को इवन और ऑड के हिसाब से नहीं समझेंगे। मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ, वही आप पिछले जो हमने प्रूव किया है वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अभी मैं 4 के लिए करवाऊँगा तो वहाँ भी आप यही जनरल स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर आप देखें कि यहाँ लिखा है P मल्टीप्लाई P, यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर एक साथ देखेंगे, यानी P मल्टीप्लाई P, अकेले P का नहीं है ये आंसर जो इक्वल की राइट साइड पे लिखा हुआ है। तो P मल्टीप्लाई P का जो आंसर बनता है जो उसके इक्वल है वो असल में है 3 मल्टीप्लाई सम नंबर, यहाँ Q मल्टीप्लाई Q को मैं एक सिंगल नंबर बना रहा हूँ, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय सम नंबर। तो इससे हम ये नतीजा आसानी से निकाल सकते हैं कि P मल्टीप्लाई P असल में बराबर है 3 मल्टीप्लाई सम R। अगर थोड़ा सा इक्वेशन को रीअरेंज करके मैं आपको दिखा दूं तो आपको इजी हो जाएगा। तो इस बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल की दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो गया। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं तो इससे क्लियरली हमें दिख रहा है कि P जो है वो असल में उसका 3 डिवाइज़र है। अगर P का डिवाइज़र 3 है, यानी इस लम्हे देखेंगे तो P मल्टीप्लाई P को 3 के मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है, और यहाँ देखेंगे तो P का डिवाइज़र 3 है। सो इट मीन्स कि P को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय सम नंबर। P की जगह 3 मल्टीप्लाई बाय सम नंबर लिख सकते हैं हम इजीली। तो यहाँ भी तो वही P है, तो इसको भी तो 3 मल्टीप्लाई बाय सम नंबर लिख सकते हैं 3 के, यहाँ इस 3 को उठा के वापस यहाँ पर रख दें। तो यही काम हमने यहाँ पर किया है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, P को हमने इक्वल लिख दिया है 3 टाइम्स K के, और जहाँ जहाँ P मौजूद था वहाँ 3 टाइम्स K लिख दिया हमने, और इस तरह से हमने दोनों तरफ से इक्वल की एक एक 3 काट दिया है, और ये बच गया 3 बराबर है K टाइम्स K, यहाँ रह जाएगा Q टाइम्स Q। इक्वेशन को सिमेट्रिक कर दिया, Q टाइम्स Q इधर लिख दिया इक्वल की, और इसको दूसरी साइड लिख दिया। तो इससे हमें वंस अगेन वही बात आ गई जो यहाँ पर थी कि जब P टाइम्स P बराबर था 3 टाइम्स सम नंबर के, तो यहाँ Q टाइम्स Q बराबर है 3 टाइम्स सम नंबर के। सो इट मीन्स के Q का भी जो फैक्टर होगा वो 3 होगा, यानी Q को भी 3 के मल्टीप्लाई में विद सम नंबर लिखा जा सकता है। तो हमने तो जो P डिवाइड Q, यानी कि हम कह सकते हैं कि P को भी 3 टाइम्स K में लिखा जा सकता है, और Q को भी 3 टाइम्स सम नंबर लिखा जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर L इस्तेमाल कर लूँ तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये कट रहा है। तो हमने तो ऑलरेडी अज्यूम किया था कि P और Q हमने लोएस्ट फॉर्म में लिए हैं, तो ये फिर क्यों कट रहा है? कहाँ गड़बड़ है? या तो हमारी अजम्पशन में गड़बड़ है वंस अगेन, या तो फिर जो है वो ये जो रिज़ल्ट आया है उसमें गड़बड़ है। क्योंकि अगर रैशनल नंबर होगा तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी से टकराएगा नहीं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी बिल्कुल सही सलामत रहनी चाहिए। ऑब्वियस है हमारी अजम्पशन ठीक है, इस नंबर का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है रैशनल नंबर के अंदर, वरना ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आती, तजाद नहीं पैदा होता। अब अगर आप इस बात को फाइनली ये समझना चाहते हैं इस तरह से कि 4 का तो होता है, उसके लिए ये सेम प्रूफ दें इसी तरह का, तो मैंने 4 लिख लिया, और मैं जानना चाहता हूँ कौन से 2 इक्वल नंबर्स के मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है। वंस अगेन मैंने अज्यूम कर लिया है कि P और Q लोएस्ट फॉर्म में, इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया। यहाँ पे इस 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 में तोड़ दिया, एक 2 को मैंने इस Q के साथ रख दिया, एक 2 को मैंने इस Q के साथ रख दिया। तो अगर आप देखें इक्वेशन की दोनों तरफ कि ये P है और ये है, इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो दोनों तरफ इक्वल के देखें, ये इसके बराबर आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा, इस तरह समझ लें। या अगर ऐसे आपको परेशानी हो रही है तो ऐसे समझ लें, अगर मैं अज्यूम कर लेता P बराबर है 2 टाइम्स Q के, और मैं P मल्टीप्लाई बाय P करता, तो यहाँ आ जाता 2Q मल्टीप्लाई, यहाँ P लिखा है, ये P इसके साथ है, और इधर बीच में मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई लिख दिया 2Q। तो यही सेम इक्वेशन बन जाती है जो यहाँ पर लिखी हुई है। तो इक्वेशन को जब मैं इक्वेट करूँगा P के लिए, तो हम इजीली देख सकते हैं P बराबर होगा 2 टाइम्स Q के। अब मैं रैशनल नंबर जानना चाहता हूँ, P डिवाइड Q लिखा मैंने, क्योंकि P बराबर है 2 टाइम्स Q के, तो ऊपर नोमिनेटर में P की जगह 2 टाइम्स Q लिख दिया, डिवाइड आ गया, और नीचे Q आ गया। यहाँ Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा आंसर। तो देख लें, हम जानते हैं कि 4 2 एक जैसे नंबर्स के मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है, और वो नंबर है 2। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रूफ कर पाते हैं कि 4 का तो रैशनल नंबर है, लेकिन 2 का नहीं है, 3 का नहीं है, वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है।
तो अब हम इस लम्हे कह सकते हैं कि जो मैंने प्रॉब्लम अपने सामने रखी थी कि कौन से दो एक जैसे नंबर्स मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाए, तो ऐसा कोई नंबर, रैशनल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो दो एक जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 2 बना दे। तो ये तो कोई और नंबर है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि 2 नहीं बन सकता। लेकिन वो कौन सा नंबर होगा, वो रैशनल तो नहीं होगा, कम से कम हमने ये प्रूव कर दिया। वो जो भी नंबर होगा उसको हम इर्रेशनल में डालेंगे। इसी तरह से वो कौन से दो एक जैसे नंबर हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 3 आ जाए, ऐसा भी नंबर रैशनल में एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, ये नंबर एग्जिस्ट करता है कि वो कौन से दो एक जैसे नंबर है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए। तो 4 के लिए तो एग्जिस्ट करता है, वो नंबर 2 है। लेकिन 2 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हम देखेंगे आगे, एक्सरसाइज आपकी आएगी जिसमें आप देखेंगे, सर्ट्स वगैरह पढ़ेंगे। तो यहाँ मेन कंसर्न ये बताने का है कि तमाम के तमाम नंबर्स रैशनल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करते। तो वो जो नंबर्स जो रैशनल में नहीं है उनको हम इर्रेशनल कहेंगे, यानी जो दो इंटीजर्स के डिवीजन में नहीं लिखे जा सकते। तो इसलिए हमने एक अलहदा से सेट बनाया है कि जो रैशनल नहीं है उनको हम इर्रेशनल कहेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ आ गई होगी। ये कुछ छोटे से प्रूफ मैंने आपको दे दिए हैं इर्रेशनल नंबर्स के हवाले से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो डेसिमल फॉर्म है रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती है। लेकिन इससे पहले मैं रियल नंबर के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि हमारा मेन मकसद है इस चैप्टर का, जहाँ से स्टार्टअप है। तो होप कि आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी। लेकिन कोई भी कन्फ्यूजन है आपको तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लें मुझसे, मैं आपको आंसर कर दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।